आपने कभी ऐसा सोचा है कि दो राज्यों को आपस में मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि एक यूनियन टेरिटरी को एक राज्य के साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाया जा सकता है? क्या आपने ऐसा सोचा है कि एक राज्य के कुछ भाग को दूसरे राज्य के कुछ भाग को आपस में मिलाकर एक तीसरा राज्य बनाया जा सकता है? क्या आपने ऐसा सोचा है कि एक राज्य के किसी भाग को दूसरे राज्य को दिया जा सकता है या दूसरे राज्य से किसी भाग को एक राज्य में मिलाया जा सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको अगर कहीं मिल सकते हैं तो मिल सकते हैं भारत के संविधान में। भारत के संविधान को बनाते समय संविधान निर्माताओं ने इन तमाम सवालों के जवाब भारत के संविधान में लिखित रूप में लिख दिए थे। इसीलिए भारत के संविधान को सबसे बड़ा विस्तृत संविधान कहा जाता है, क्योंकि ऐसा कोई सवाल इन्होंने हमारे लिए नहीं छोड़ा है जिसका जवाब इन्होंने नहीं दिया है। तो संविधान निर्माताओं को इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने हमारे संविधान की रचना की और हमारे मन में उठने वाले तमाम सवालों के जवाब उन्होंने हमें लिखित रूप में दे दिए। इसलिए हम उन संविधान निर्माताओं को धन्यवाद देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के संविधान की इस यात्रा को जो हमने शुरू की थी, जिसमें हमने आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 को कंप्लीट कर लिया। आज हम आर्टिकल 3 को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आर्टिकल 1 हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 2 हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 1 जहां हमने संघ का नाम देखा, राज्य क्षेत्र देखा। आर्टिकल 2 जहां हमने नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना देखी। अब हम आर्टिकल 3 की ओर बढ़ रहे हैं। आर्टिकल 3 बेसिकली है किस बारे में? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि दो राज्यों का के क्षेत्र को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण करना, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, ये तमाम तरह की जो भी चीजें हम करना चाहते हैं वह सब हम आर्टिकल 3 के बेस पे करेंगे। अब मान लीजिए आप किसी एक राज्य में रहते हैं। 28 राज्य हैं, किसी भी राज्य के आप हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। अब इन राज्यों की सीमाओं में अगर परिवर्तन करना चाहे गवर्नमेंट, हम तो नहीं कर सकते। कौन कर सकता है? सबसे पहला सवाल तो यही है, कर कौन सकता है? क्या हम और आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चुनाव लड़ना पड़ेगा और हमें पार्लियामेंट में जाके बैठना पड़ेगा। जब हम पार्लियामेंट का हिस्सा बन जाएंगे तब हम इसमें अपनी भागीदारी दे सकते हैं। फिलहाल तो हम नहीं दे सकते। अगर हम एमपी बन जाएं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएं, तो हम इस प्रोसेस का एक हिस्सा बन जाएंगे। तब हम इसमें अपनी भागीदारी दे सकते हैं प्रत्यक्षतः। अप्रत्यक्ष रूप से तो आज भी देते हैं और हमेशा देते रहेंगे। आई थिंक, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हमेशा देते रहेंगे। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो हम अब भी इसमें भागीदारी करते हैं। तो संसद, जहां पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर भेजते हैं, उस संसद के लोग अगर कोई एक ऐसी विधि बना दें जिससे राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये शक्ति जो है वो कहाँ है? संसद में है। राष्ट्रपति में नहीं है, राज्यपाल में नहीं है, किसमें है? संसद में है। तो पहला सवाल जो उठता है वो उठता है कि किसी भी राज्य के क्षेत्र में, सीमा में, नाम में परिवर्तन करने का अधिकार, शक्ति किसके पास है? तो वह संसद के पास है। और संसद ये करेगी लॉ द्वारा, एक विधि द्वारा। विधि को पारित करना होगा और फिर यहाँ पर क्षेत्रों में परिवर्तन हो जाएगा, सीमाओं में परिवर्तन हो जाएगा और नामों में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो आपको पहली चीज तो याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, ये सब आर्टिकल, सब आर्टिकल का, सब आर्टिकल खा, सब आर्टिकल गा, सब आर्टिकल खा और सब आर्टिकल। इन सब आर्टिकल्स को याद रखना क्यों आवश्यक है? क्योंकि आजकल आपने देखा होगा
कि जो आरपीएससी है वह इन सब आर्टिकल्स से क्वेश्चंस बनाती है, क्योंकि अब गहराई में उतरने का वक्त आ गया है और बेसिक सवाल पूछना आरपीएससी ने और अधीनस्थ बोर्ड ने दोनों ने ही बंद कर दिया है। इसलिए हमें भी अब उसी ट्रेंड में चलना होगा, उसी रफ्तार से दौड़ना होगा जिस रफ्तार से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड दौड़ रही है। तो आर्टिकल 3 किस बारे में है? सबसे पहले क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन, किसकी? राज्यों की। पहला नंबर की बात तो ये आपको ये नोट आउट कर लेनी है कि आर्टिकल 3 किससे रिलेटेड है। दूसरी चीज जो सवाल हमारे अंदर आता है, हमारे मस्तिष्क में आता है कि क्षेत्रों में, सीमाओं में, नामों में परिवर्तन तो हम कर देंगे, लेकिन ये करेगा कौन? तो ये इसका जवाब है संसद करेगी। और किसके द्वारा करेगी? लॉ के द्वारा करेगी, जो कि हमारा संविधान कह रहा है। अब बात आ जाती है इसके सब आर्टिकल्स की। देखिए, सब आर्टिकल्स में जो लैंग्वेज लिखी हुई है उसे आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपकी समझ में शायद वो नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तो। लेकिन हम क्या करेंगे, इस लैंग्वेज को बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी लैंग्वेज को इसी की लैंग्वेज में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको इंटरप्रेट करूंगा आपके सामने। देखिए, सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके। बस इतना ही पढ़ेंगे, हम आगे नहीं पढ़ेंगे। पहली कंडीशन लिख रखी है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर। अब किसी राज्य में से, हम एक राज्य का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी राज्य को छोड़िए, हम एक राज्य को ले लेते हैं। चूंकि मैं राजस्थान से हूं तो मैं राजस्थान को ले लेता हूं। आप अपने अनुसार अपना राज्य चयन कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैं राजस्थान से हूं, तो राजस्थान से उसका एक हिस्सा अलग करके एक नया राज्य बनाते हैं। आपने सुना भी होगा, नए नए राज्यों की मांग उठती रहती है। जैसे कि राजस्थान में से जो पश्चिमी राजस्थान वाला भाग है, वो अक्सर ऐसी डिमांड करते आए हैं कि हमें एक अपना अलग राज्य चाहिए। तो वह किस बेसिस पे ये मांग करते हैं? वो आर्टिकल 3 के बेस पे ये करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 3 संसद को ये शक्ति देता है कि वह किसी राज्य में से किसी क्षेत्र को अलग कर उसे एक नए राज्य का दर्जा दे सकती है। जैसे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया 2014 में। किस बेस पे किया गया? आर्टिकल 3 के बेस पे किया गया। तो किसी राज्य में से उसके राज्य क्षेत्र को अलग करके एक नया राज्य बनाया जा सकता है, संसद विधि द्वारा ऐसा कर सकती है। ये हमारा आर्टिकल 3 का सब क्लॉज का कहता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि किसी राज्य के क्षेत्र में से नया राज्य बनाना आर्टिकल 3 के सब क्लॉज का में है। आर्टिकल 3 में तो है ही, लेकिन आर्टिकल 3 के सब क्लॉज का में ऐसा लिखा हुआ है। पहली कंडीशन तो ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन पे गौर करते हैं कि दूसरी कंडीशन क्या कहती है। दूसरी कंडीशन कहती है कि दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर, दो या दो से अधिक राज्य ले लेते हैं। चलो, राजस्थान का दक्षिणी भाग ले लिया, और गुजरात का ऊपरी भाग, और मध्य प्रदेश का भी एक साइड से हमने कुछ हिस्सा ले लिया, और इन क्षेत्रों को मिलाकर हम एक नया राज्य बना सकते हैं। थोड़ा सा हिस्सा हमने राजस्थान से लिया, थोड़ा सा हिस्सा हमने गुजरात से लिया, थोड़ा सा हिस्सा हमने मध्य प्रदेश से लिया, और एक क्षेत्र को, एक बाउंड्री बनाकर हमने इसको एक नया राज्य घोषित कर दिया। इस तरह से भी हम राज्य बना सकते हैं। दो या दो से अधिक राज्यों से, राज्यों के भागों को मिलाकर एक तीसरा राज्य बनाया जा सकता है। दूसरी कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी कंडीशन कहती है कि राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र को दूसरे राज्य के, एक बार इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, फिर देख। हाँ, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर
नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। जैसे मान लीजिए राजस्थान है, और राजस्थान मध्य प्रदेश में से कोई हिस्सा ले लिया और उसे राजस्थान से मिला दिया, और एक नया एक मतलब राजस्थान का उसे हिस्सा बना दिया। तो ऐसे भी कर सकती है। जैसे मध्य प्रदेश से कोई हिस्सा ले लिया और राजस्थान का हिस्सा बना दिया, या राजस्थान से कोई हिस्सा लेके और मध्य प्रदेश को दे दिया, या फिर राजस्थान से कोई भाग लेके हमने गुजरात को दे दिया, या गुजरात का कोई भाग राजस्थान में मिला दिया। तो ये कार्य भी किया जा सकता है। तो कुल मिला के इन तीन पॉसिबिलिटीज की बात की गई है। नंबर वन, एक राज्य क्षेत्र में से कुछ हिस्सा अलग कर कर उसे नया राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। नंबर टू, दो या दो से अधिक राज्यों से कुछ हिस्सा लेकर एक तीसरा राज्य बनाया जा सकता है। नंबर थ्री, किसी राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी नए राज्य से मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा अब हम चलते हैं सब आर्टिकल खा पे। ये तो बात हुई नए राज्य के निर्माण की। अब ऑलरेडी जो राज्य बने हुए हैं, क्या उनमें कुछ परिवर्तन करे जा सकते हैं? तो खा कहता है सबसे पहले कि किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। अब राज्य का क्षेत्र कैसे बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, राज्य का क्षेत्र बढ़ेगा जब हम किसी दूसरे राज्य से कुछ हिस्सा लेकर पहले राज्य में मिला देंगे, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, दूसरे का कम हो जाएगा। ठीक है, तो किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। बढ़ाने का किसमें है? खा में। आर्टिकल 3 सब क्लॉज खा में। घटा सकती है आर्टिकल 3 सब क्लॉज गा में। उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है आर्टिकल 3 सब क्लॉज घा में। और उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। ये हमारा आ जाता है आर्टिकल 3 सब क्लॉज डा में। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीजें जो हम कर सकते हैं, इन्हें याद कैसे करें? याद कैसे करें? और ना केवल याद करना है, हमें इन्हें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में याद करना है। यानी कि जिस ऑर्डर में ये हैं, इसी ऑर्डर में याद करना है, क्योंकि वहां पर सब आर्टिकल्स के ऑर्डर पूछे जाएंगे। आपको चारों ऑप्शन आर्टिकल 3 के ही मिलेंगे। आर्टिकल 3 सब क्लॉज का, आर्टिकल 3 सब क्लॉज था, आर्टिकल 3 सब क्लॉज गा, आर्टिकल 3 सब क्लॉज दा, ऐसे मिलेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस आर्टिकल के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी? आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे आर्टिकल 3 सब क्लॉज का, आर्टिकल 3 सब क्लॉज खा, आर्टिकल 3 सब क्लॉज गा, आर्टिकल 3 सब क्लॉज खा। आपका आंसर होगा आर्टिकल 3 सब क्लॉज गा। तो पूरे ऑप्शंस आर्टिकल 3 में से ही दिए हैं, और आपको पता है कि आर्टिकल 3 के तहत घटा सकती है संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि कौन से सब आर्टिकल के तहत घटा सकती है, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि नॉलेज आपकी क्या है? अधूरी है। तो पूरी नॉलेज कब होगी? जब आप इनको इस ऑर्डर में याद करेंगे। अब इस ऑर्डर में याद करने का सबका अपना अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन मेरा जो तरीका है, मैं संविधान निर्माताओं की एक थिंकिंग को समझने का प्रयास मैंने किया है। हालांकि वह इतने इंटेलिजेंट पर्सन थे कि उनकी थिंकिंग को समझना हम आम लोगों की बस की नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास करने का एक दुस्साहस कर लिया है। तो मैं अब आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, हुआ ये है कि हमारे संविधान में किसी भी ऑर्डर को देने का मतलब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है, या फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा प्रोविजन है, उसको रखा गया है पहले। उसके बाद का जो प्रोविजन है, वह पहले प्रोविजन की तुलना में कम इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जो ऑर्डर आएगा वो उसकी तुलना में कम इम्पोर्टेंट है। इस तरह से इसकी एक हायरार्की बनाई गई है, जहां पर सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन को सबसे ऊपर रखा गया है। फिर जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, वो प्रोविजंस उसी तरह से उनकी इंपॉर्टेंस कम होते चले जाएगी। जैसे कि इस आर्टिकल 3 का जो मेन उद्देश्य है, वह है हमारे
जो राज्य क्षेत्र हैं उनसे छेड़छाड़ करना, उनकी सीमाओं से, उनके नामों से, उनको एक नया राज्य बनाना। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है वो है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हो सकता है, और वो है एक नया राज्य बनाना। क्योंकि नया राज्य बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य हो जाता है, जहां हम 28 राज्य को 29 राज्य बना। हमारा जब 1956 में जब हमारा 7वां संविधान संशोधन से हमारा नए राज्यों के निर्माण हुए थे, हमने जो अपनी व्यवस्थाएं परिवर्तित की थी, ABCD को समाप्त कर कर राज्यों पर जब हम आए थे, तो हमारे स्टार्टिंग में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उन 14 राज्यों से हम 28 राज्यों तक पहुंच गए। उन 14 राज्यों से हम 28 राज्यों तक पहुंच गए। अब नए राज्य का निर्माण करना सबसे बड़ी चीज होती है, इसलिए उसे सबसे पहले रखा गया है आर्टिकल 3 सब क्लॉज कहाँ पे। उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, वो आ जाती है किसी भी क्षेत्र को बढ़ाना। क्योंकि किसी भी क्षेत्र को बढ़ाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है घटाने से, क्योंकि घटाना अपने आप में ही एक नेगेटिव चीज है। तो उसे रखा गया है थर्ड पे, और उससे ज्यादा जरूरी है किसी क्षेत्र को बढ़ाना। तो बढ़ाने को रखा गया है सेकंड नंबर पे, और घटाने को रखा गया है थर्ड नंबर पर। और जब हम किसी क्षेत्र को बढ़ाएंगे, घटाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है उसकी सीमाओं में परिवर्तन होगा, तो उसे रखा गया है फोर्थ नंबर पर। और नाम में परिवर्तन करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नाम में परिवर्तन को लेकर इतना कोई विवाद नहीं है, इसको रखा गया है सबसे लास्ट में। तो क्रम को याद करने का सबका अपना अपना तरीका हो सकता है, आप कोई भी ट्रिक अपना सकते हैं, अपनी खुद की ट्रिक अपना सकते हैं, लेकिन इसको इसी ऑर्डर में आपको याद रखना है पूरा। आर्टिकल 3 हम एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 3 जिसमें सब क्लॉज का है, खा है, गा है, घा है और डा है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि हम किसी भी राज्य के क्षेत्र, सीमा, नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, और संसद विधि द्वारा ये परिवर्तन करेगी। आर्टिकल 3 का सब क्लॉज क्या कहता है, जिसमें हमारी 3 कंडीशंस दे रखी हैं। किसी राज्य के क्षेत्र को अलग कर कर हम एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, या फिर किसी राज्य क्षेत्र को किसी अन्य राज्य क्षेत्र के भाग के साथ मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज हमें आर्टिकल 3 सब क्लॉज ख में मिलेंगी। आर्टिकल 3 सब क्लॉज ख में हम किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। आर्टिकल 3 सब क्लॉज ग में हम किसी भी क्षेत्र को घटा सकते हैं। आर्टिकल 3 के सब क्लॉज ख में हम नहीं, संसद, सॉरी, जहां जहां हमने हम बोल दिया है, मैंने उस हम को हटाकर वहां संसद कर लें, क्योंकि बोलने में हम आता जा रहा है, तो उसकी हम ना समझे, हम नहीं कर सकते, संसद कर सकती है। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था वीडियो में कि हम तभी कर सकते हैं जब हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएं, तो उसमें हम भागीदारी प्रत्यक्ष रूप से दे सकते हैं। अभी तो हम अप्रत्यक्ष रूप से उसमें भागीदारी कर रहे हैं। तो किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है, और नामों में परिवर्तन भी विधि द्वारा किया जा सकता है। आई होप आपको आर्टिकल 3 पूरा कंप्लीट हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, आर्टिकल 4 की तरफ चलते हैं। ये इंग्लिश वर्जन है, इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वर्जन हम बाद में देखें। अब आर्टिकल 3 में कुछ परंतुक भी हैं, और परंतु किस किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं, ये भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले हम इस सिचुएशन को समझते हैं कि परंतु जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात कि हमारा जो संघात्मक ढांचा है राज्य का, लेकिन केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हमारे इस संघात्मक ढांचे में पाई जाती है। केंद्रीकरण से तात्पर्य ये है कि आप किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर दे, आप किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर रहे हो, आप दो राज्यों के मिलाकर एक नया राज्य बना रहे हो, आप किसी भी राज्य को बीच में से काट कर एक नया राज्य बना दे रहे हो, ये सब चीजें हमारे संघात्मक एक ढांचे पर एक हमले के समान मानी गई हैं। लेकिन चूंकि भारत
केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखता है, केंद्र की तरफ हमारी कुछ शक्तियां झुकी हुई हैं और ये सब पावर्स हमने संसद को दे दी हैं, तो राज्य विधानमंडल का इसमें कुछ रोल है या नहीं है, राज्य विधानमंडल से पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, उनकी सिफारिश अगर वो पूछा जाएगा तो उनको जो सिफारिश करते हैं वे मानी जाएंगी या नहीं मानी जाएंगी, अनिवार्य है या फिर सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इन सभी का जवाब ढूंढने के लिए सवाल उठे तो जवाब तो ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए हमने अपने संविधान में एक अमेंडमेंट किया, जिसका अमेंडमेंट का नाम है 5वां संविधान संशोधन, और ये 1955 में किया गया था, और इसकी धारा 2 के द्वारा हमने इस परंतुक को जोड़ा है। और अब इसमें देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्तावना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र सीमा और नाम पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर अपने विचार ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में निर्दिष्ट की जाए या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया, और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई। ये लैंग्वेज कितनी टफ है, इसे बोलते हैं वकीलों की लैंग्वेज। कह रहे थे वकीलों का संविधान है हमारा भारत का संविधान। चलिए इसे आसान कर देते हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि ऐसा कोई भी विधेयक जो किसी भी राज्य की नाम में, सीमा में और क्षेत्र में परिवर्तन करता है, वह राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना सदन में नहीं रखा जाएगा। पहली बात तो ये, सॉरी, पहली बात तो ये कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं रखा जाएगा। एक तो सिफारिश शब्द को आपको याद रखना है, इसमें राष्ट्रपति की सिफारिश लगेगी। ठीक है, ये क्या है, सिफारिश शब्द को आपको याद रखना है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना ऐसा कोई विधेयक नहीं रखा जाएगा। पहली चीज, जब भी रखा जाएगा तो राष्ट्रपति सबसे पहले उस विधेयक को विधानमंडल के पास भेजेगा, जिस भी राज्य, जो भी इफेक्टेड राज्य है, जैसे राजस्थान राज्य की अगर सीमा में परिवर्तन हो रहा है तो वह उसे किसके पास भेजेगा, विधानमंडल के पास भेजेगा, और पूछेगा कि आपको इस विधेयक में कोई परेशानी है क्या, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा सुझाव, मान लीजिए राजस्थान की सीमा में परिवर्तन हो रहा है, ऐसा कोई विधेयक लाया गया है, उसकी सरकार की मंशा है, लेकिन राष्ट्रपति उस विधानमंडल के पास भेजता है, और क्या वो विधानमंडल उस सिफारिश को कितने भी समय में दे सकता है? तो इसके लिए हमने 5वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, और उनकी जो सीमा है, यानी सिफारिश करने की जो सीमा है, उसको क्या कर दिया, बाउंड कर दिया, और उसमें लिख दिया हाँ कि राष्ट्रपति के द्वारा ये सीमा क्या की जाएगी, निर्धारित की जाएगी। अवधि जो है, ये अवधि देखिए, ये अवधि कौन निर्धारित करेगा, राष्ट्रपति निर्धारित करेगा, उनको टाइम देगा। वो टाइम राष्ट्रपति के ऊपर है, वो कितना भी दे सकता है, कि आप 1 महीने में दीजिए अपने सुझाव या 2 महीने में दीजिए। तो उस अवधि के अंदर अंदर सुझाव देने होंगे, अगर नहीं देते हैं तो वह विधानमंडल में रख दिया जाएगा। और अगर ऐसी कोई सिफारिश कोई विधानमंडल कर देता है तो क्या राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा, ये सवाल भी उठता है। तो राष्ट्रपति ऐसी किसी भी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है, माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। इसीलिए कहते हैं कि हमारा केंद्रीकरण की ओर झुका हुआ है संघात्मक ढांचा। क्यों? क्योंकि आप विधानमंडलों से सिफारिश तो मांग रहे हो, लेकिन उन्हें मानने के लिए आप बाध्य नहीं, तो यहाँ पर केंद्रीकरण दिखाई देता है। तो इस पूरे टॉपिक में, इस पूरे सॉरी परंतुक में यही लिखा गया है कि आपको विधानमंडल के पास क्या करना
क्या करना होगा, विधानमंडल के पास उस विधेयक को भेजना होगा आपको सदन में लाने से पहले। और राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना तो कोई विधेयक सदन में रखा नहीं जा सकता। दो चीज, राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए, और अगर किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा और नाम पर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो उससे विधानमंडल से पूछा जाएगा। और लेकिन वो बाध्य नहीं है उनकी सिफारिशों को मानना। एक पर्टिकुलर टाइम जो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा उन विधानमंडलों को, कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपनी सिफारिशें आप हमें दे दीजिए, और मानना ना मानना तो हमारे ऊपर है। तो इसका कुछ इस प्रकार से है परंतु का। उसके बाद आ जाता है ये स्पष्टीकरण। इसमें दो स्पष्टीकरण दे रखे हैं, एक तो स्पष्टीकरण फर्स्ट और स्पष्टीकरण सेकंड। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद के खंड का से लेकर डा तक, हमने आर्टिकल 3 के खंड आर्टिकल 3 में पढ़े, का, खा, गा, घा और डा, ये 5 सब आर्टिकल्स हमने पढ़े। इन पांचों सब आर्टिकल्स में जहां जहां राज्य शब्द यूज किया गया है, उस राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी आ जाता है। उस राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी आ जाता है। लेकिन ये जो हमने अभी अभी परंतुक पढ़ा है, ये परंतुक है, ये पूरा का पूरा परंतुक है। अब ये जो परंतुक हमने अभी अभी पढ़ा है, इसमें जहां जहां राज्य शब्द यूज हुआ है उसमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, यूनियन टेरिटरीज शामिल नहीं। अब इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना, बढ़ाना, नाम में परिवर्तन करना, दो या दो से अधिक राज्यों के क्षेत्रों को मिलाकर नए राज्य बनाना, किसी राज्य क्षेत्र में से किसी क्षेत्र को अलग कर कर एक नया राज्य बनाना, ये सब चीजें किसी संघ राज्य क्षेत्र के साथ भी की जा सकती हैं, जो हमने आर्टिकल 3 के सब क्लॉज का में, खा में, गा में, घा में और डा में पढ़ा। उसमें जहां जहां राज्य आया है उसके साथ राज्य में ही संघ राज्य क्षेत्र भी निहित है। क्योंकि सवाल ये उठा था, आप बार बार राज्य 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 कर रहे हैं, क्या यह यूनियन टेरिटरीज पर लागू नहीं होगा? तो इसके लिए स्पष्टीकरण 1 जोड़ दिया गया और उसमें कहा गया कि इसमें संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल है। और ये कब जोड़ा गया? यह जोड़ा गया 1966 में, जहां 18वां संविधान संशोधन हुआ था और 1966 की धारा 2 के द्वारा इसको जोड़ा गया था संविधान में। 18वां संविधान संशोधन हुआ 1966, उसकी धारा 2 के द्वारा इसमें यह जोड़ा गया था स्पष्टीकरण कि राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र भी है, लेकिन परंतुक में जहां जहां राज्य आ रहा है उसमें संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब ये कि यूनियन टेरिटरीज के विधानमंडल के पास कोई भी प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा। अगर यूनियन टेरिटरी में कोई विधानसभा है या फिर विधानमंडल है, तो उनकी पास ऐसी कोई भी सिफारिश मतलब विधेयक नहीं भेजा जाएगा उनकी सिफारिश लेने के लिए। समझ में आई बात? सिर्फ राज्य से ही पूछा जाएगा, राज्यों के विधानमंडल से ही पूछा जाएगा, यूनियन टेरिटरीज के विधानमंडलों से पूछने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। इसलिए परंतुक में जो जहां जहां राज्य शब्द यूज हुआ है वहां पर संघ राज्य क्षेत्र उसमें शामिल नहीं है। अब आ जाती है बात स्पष्टीकरण 2 की। स्पष्टीकरण 2 में खंड का द्वारा संसद की प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना। देखिए, संसद को हमने शक्ति प्रदत्त की कि आप लॉ द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, जो हमने आर्टिकल 3 में दी थी। अब स्पष्टीकरण 2 ये कह रहा है कि सामने जो भी शक्तियां संसद को दी गई है सिर्फ संसद को ही दी गई है। किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना, यह संसद को शक्ति प्रदान की गई है। इसे स्पष्टीकरण 2 में दोबारा से कहा गया। वही सेम चीज दोहराई गई है, आप अगर इसको देखें तो वही सेम चीज दोहराई गई है, लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि ये शक्ति किसको प्रदत्त की गई है, संसद को प्रदत्त की गई है। तो ये तो रहा हमारा आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 पूरा हो चुका है और
इसमें हमने क्या क्या चीज देखी? आर्टिकल 3 देखा, उसमें का से लेकर डा तक के प्रावधान देखे। फिर हमने एक परंतुक देखा जहां राष्ट्रपति की सिफारिश, उसके बाद विधानमंडल के पास विधेयक को भेजा जाएगा, उस पर सिफारिश मांगी जाएंगी, सिफारिश को मानना ना मानना ये राष्ट्रपति के ऊपर है। एक टाइम पीरियड जो राष्ट्रपति देगा, उस टाइम पीरियड के भीतर उनको अपनी सिफारिश देनी होंगी। इसके अलावा ये जो प्रावधान जो है ये 1955 में 5वां संविधान संशोधन किया, और ये जो अवधि वाला कंसेप्ट है इसमें राष्ट्रपति जो अवधि तय करेगा वो जोड़ा गया था इस परंतु में। उसके बाद स्पष्टीकरण फर्स्ट, जिसमें जो राज्य है का से लेके ता तक, उसमें संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल है आर्टिकल 3 में। लेकिन परंतुक में जहां जहां राज्य आ रहा है वहां उसमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। स्पष्टीकरण 2 वही चीज को दोहराता है कि संसद के पास ये शक्ति है कि वह किसी राज्य क्षेत्र के मिलाकर या संघ राज्य क्षेत्र को मिलाकर नए राज्य बना सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, जो भी है। ये हो गया आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 4 को इसी वीडियो में देखें, क्या कितना बड़ा है? ठीक है, छोटा सा है, देख सकते हैं। देखिए आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि जब हम परिवर्तन करेंगे चीजों में, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 हमने नए राज्य क्षेत्र जोड़ना, आर्टिकल 2 में हम दूसरी अ, राज्य एक्वायर करेंगे, तब उसे अपना भाग बनाएंगे, तब ये आर्टिकल 2 में है। फिर आर्टिकल 3 में है जो हमारे मौजूदा राज्य हैं उनमें किस प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं, उनमें से किस प्रकार से हम नया राज्य बना सकते हैं। तो आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में जब जब हम परिवर्तन करेंगे तो कुछ चेंजेस हमें पहली अनुसूची में और चौथी अनुसूची में करने होंगे। क्यों करने होंगे? क्योंकि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची आपस में जुड़ी हुई है आर्टिकल 2 और 3 के साथ। पहली अनुसूची में लिस्ट दी हुई है, और उस लिस्ट में राज्य दिए हुए हैं, हमारे जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की सूची है, पूरे 28 का 28 राज्य उसमें पहली अनुसूची में दिए हुए हैं। और चौथी अनुसूची में उनकी राज्यसभा सीटों का वितरण किया गया है कि किस राज्य को कितनी राज्यसभा सीटें मिलेंगी। और जो राज्यसभा सीटें दी गई हैं वह दी गई हैं क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार, क्योंकि जनसंख्या फिर घटेगी और बढ़ेगी। क्योंकि क्षेत्र अगर किसी मान लीजिए राजस्थान में हम मध्य प्रदेश के कुछ भाग को मिला रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या हमारे राजस्थान के जनसंख्या के साथ मिलेगी, तो राजस्थान की जनसंख्या में भी परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन आएगा तो राज्यसभा में सीटों पे भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए हमें जो अनुसूची 4 है, जहां पर राज्यसभा की सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को किया गया है, उसमें भी हमें परिवर्तन करना होगा। तो हमें अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची चौथी इनमें भी संशोधन करने होंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें किस प्रकार का उपबंध दिया गया है, फिर मैं इसे आप समझाता हूँ। तो पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक उपबंध भी अंतर्विष्ट होंगे हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। सिंपल सी चीज है, जो जो आवश्यक है वह हम करेंगे इनमें संशोधन करने के लिए। और ऐसे जो भी संशोधन किए जाएंगे वह आर्टिकल 4 सब क्लॉज 2 के अनुसार अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की विधि नहीं समझी जाएगी। उस जो भी विधि बनाएगी संसद इन परिवर्तन को करने के लिए, वह अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आएंगे। यह भी लिख दिया गया है आर्टिकल 4 में। तो आर्टिकल 4 में आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में भी संशोधन होगा जब हम आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी उनके तहत कोई भी विधि बनाएंगे। दूसरी चीज, जो आर्टिकल 4 का सब क्लॉज 2 कहता है कि 368 के तहत इसको संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। मान लीजिए राजस्थान से अलग कर कर कोई नया राज्य हमें बनाना पड़े, जो पश्चिमी राजस्थान को अलग कर हम कोई नया राज्य बनाए, तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि उसके लिए हमें 368 का यूज करके संविधान संशोधन की विधि लानी पड़ेगी। उसे हम नॉर्मल विधि लेके आएंगे और उससे ही बना देंगे। ठीक है,
तो ये भी एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को दर्शाता है, क्योंकि अनुच्छेद 368 का यूज हम जब करते हैं संविधान संशोधन, तो उसके लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो विशेष बहुमत को जुटाने के लिए हमें ज्यादा एमपीज का समर्थन चाहिए होगा, ज्यादा एमपीज का समर्थन चाहिए होगा, तो इससे हमारी संघात्मक व्यवस्था कहीं ना कहीं मजबूत होती है। लेकिन यहाँ पर इसे सब क्लॉज मतलब अनुच्छेद 4 सब क्लॉज 2 में ये साफ साफ कह दिया गया है कि यह संविधान संशोधन की विधि नहीं समझी जाएगी, और इसे आप साधारण विधेयक साधारण बहुमत द्वारा कर सकते हैं। तो आर्टिकल 4 तक हमने आज कर लिया। अगले वीडियो में हम मूल अधिकार शुरू करने वाले हैं, और मूल अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी इसे मिस ना करे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, ये पूरी नॉलेज जो इसमें दी गई ये आपको अच्छी लगी, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एजुकेशनल वीडियोज में आपको जुड़ना चाहिए, बजाय मेरे मानना है कि जो हम रील्स देखते रहते हैं उससे हमारा कोई भी इतना पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होता है। लेकिन ये चीजें हमें आज से 5 साल बाद बेनिफिट देंगी। ये एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट का काम है, जो आपकी लाइफ बदल सकता है, आपको उस स्तर तक पहुंचा सकता है जिसके सपने आप आज देखते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, और आपको हम फिर दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। संविधान के इस सफर को फिर से हम तय करेंगे और पूरा करेंगे, अगर आपका साथ रहा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा व्यूअर्स तक पहुंचाइए। उससे क्या है, मोटिवेशन मिलता है, एक नया वीडियो लाने के लिए हमें मोटिवेट मिलता है, उसे और अच्छा बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, और ज्यादा फैक्ट्स को कलेक्ट कर कर और ज्यादा नॉलेज को कलेक्ट कर कर आपके सामने उसे सरल भाषा में रखने का हमें एक हिम्मत मिलती है, एक जज्बा मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। तो नमस्कार आप सभी को, और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।